हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विद एचएस में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आई हुई कांस्टेबल की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती और एसएससी जीडी की भर्ती, तीनों भर्तियों के लिए आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। उसी के क्रम में आज मैथ के लेक्चर 4 के अंतर्गत परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, लाभ एवं हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए आपके 10 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज आप सभी लोग लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली कर ले जाएंगे इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इससे पहले लेक्चर 3 के अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात पढ़ाया हुआ है और चैनल पर इसका लेक्चर अपलोडेड है। लेक्चर 2 के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण पढ़ाया हुआ है, इसका भी लेक्चर चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 1 के अंतर्गत नंबर सिस्टम ये टॉपिक भी कवर किया गया यानी कि संख्या पद्धति, इसका भी लेक्चर चैनल पर अपलोडेड है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में मुहावरे में लोकोक्तियाँ 2 पार्ट में अपलोडेड है, जिसको मैडम ने पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसको जाइए और देख लीजिए। फिर हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची भी 2 पार्ट में है, इसका भी लेक्चर चैनल पर अपलोडेड है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर के 2 लेक्चर्स उस पर चैनल पर अपलोडेड है, इसको भी आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का संपूर्ण युद्ध एक ही लेक्चर में चैनल पर अपलोडेड है, इसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के राज्य एवं राजधानियाँ, इसका भी लेक्चर चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जीएस जीके का पार्ट 1 कवर किया गया है। मेंसुरेशन के अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 ये लेक्चर्स भी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर जाना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक होगा एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट और एक होगा यूपी कांस्टेबल का प्लेलिस्ट, यूपी कांस्टेबल। इन दोनों प्लेलिस्टों में से किसी भी प्लेलिस्ट में आप ओपन करके इन सारे लेक्चर्स को वहाँ से कवर कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और साथ ही साथ आपके सिलेबस के सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आने वाले हर टॉपिक की, हर लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हमें पढ़ना है परसेंटेज। परसेंटेज के बाद साथ ही साथ हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि, और हमको पढ़ना है यस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पढ़ना है परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। अगर बात करें परसेंटेज की तो परसेंटेज का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू 100 या आउट ऑफ 100। इसे हम पर सेंचुरी भी कहते हैं या फिर परसेंट भी कह सकते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ इसका मतलब भी प्रतिशत ही होता है। और ये जो सिंबल बना हुआ है ये परसेंटेज का सिंबल होता है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20%, इसका मतलब ये होता है कि 20/100। इसे हम कह सकते हैं 20 विथ रिस्पेक्ट टू 100 या फिर 20 आउट ऑफ 100। 25 का भी वही मतलब होता है, या तो हम कह सकते हैं 25/100 यानी 25 विथ रिस्पेक्ट टू 100 या 25 आउट ऑफ 100, 50 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100 या 75 विथ रिस्पेक्ट टू 100। इन सब का एक ही मतलब होता है। इस प्रकार से कुछ भी लिखा हो उसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू 100 या आउट ऑफ 100। अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है या दिया हुआ है, निकालना है आपको, जैसे मान ली परसेंटेज चेंज निकालना है। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जिनको कुछ भी नहीं पता है वो भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको अगर प्रतिशत चेंज निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपये थे और किसी ने आपको 20 रुपये और दे दिया, तो अब आपके पास कितना हो गया, 120 रुपये हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत का चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज बताइए। परसेंटेज चेंज, सी मतलब चेंज बताइए। तो आपको क्या करना है, 100 आपके पास ओरिजिनल अमाउंट था, जिसे मैं O.A से दिखा रहा हूँ। आपको 20 और मिल गया, तो आपके पास हो गया न्यू अमाउंट 120। तो 100 + 20 120 हो गया। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, न्यू अमाउंट जिसे मैं N.A से दिखा रहा हूँ माइनस ओरिजिनल अमाउंट जिसे मैं O.A से दिखा रहा हूँ डिवाइड बाई ओरिजिनल अमाउंट जिसे मैं O.A से दिखा रहा हूँ इंटू 100, और इससे आपको निकल जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। न्यू अमाउंट हो गया आपका 120 माइनस ओरिजिनल अमाउंट था आपका 100 एंड डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये कैंसिल हो गया और आपको मिल गया 20%। तो कितने परसेंट का चेंज हुआ, 20% का चेंज हुआ। अगर इसी प्रकार से दे दे कि आपके पास 100 रुपया था, 100 था, हर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
और आपने 10 रुपये किसी को दे दिया तो आपके पास बचे 90 रुपये। अब आपसे पूछे कि आपके कितना प्रतिशत का चेंज हुआ, तो आपको क्या करना है, ये आपका है ओरिजिनल अमाउंट जो पहले आपके पास था, और 10 रुपया देने के पास आपके पास नया अमाउंट हो गया 90 रुपया। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फिर से वही करना है। न्यू अमाउंट आपका हो गया 90 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 जो कि ओरिजिनल अमाउंट है इंटू 100, ये कैंसिल। अब आपका आंसर आ गया -10। -10% का क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि 10 रुपये आप 10% का आप में कमी हुआ है, और ये जो +20 है इसका मतलब है आपके अमाउंट में 20% का इजाफा हुआ है। अब आपको मैं एक और बात बता दूँ जिसका बार बार यूज़ होगा और हर क्वेश्चन में लगभग यूज़ होता है, इसको मैं बता देता हूँ, जिसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि किसी की सैलरी 100 रुपया है। मान लीजिए किसी की सैलरी, एक की सैलरी 100 रुपये है। एक की सैलरी 100 रुपये है, और इसमें 20% का इजाफा हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया या बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई, अब ए की सैलरी कितनी है, ए की सैलरी कितनी है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको बताता हूँ। देखिए ए की सैलरी थी पहले 100 रुपया, 20% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो इसकी नई सैलरी क्या होगी, ए की नई सैलरी क्या है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो पहले कि कितना बढ़ा वो निकाल लें, 100 इंटू 20/100। इसको करते हो तो कितना रुपया बढ़ गया, ए की सैलरी में 20 रुपया बढ़ गया। तो नई सैलरी क्या हो गई, अगर मैं नई सैलरी को लिखूँ N.S मतलब न्यू सैलरी, ये कितना हो गया, तो पहले था 100, 20 रुपया बढ़ गया, तो अब हो गया इसके पास 120। तो यह करने के बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ए की सैलरी थी 100, 20% का बढ़ गया, बढ़ोतरी हुई, तो कितना बढ़ा उसको हम यही लिख दें, अगर 100 इंटू 20/100। तो इसको हम 100 कॉमन ले सकते हैं, 100 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट में 1 + 20/100, और जब इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 100 LCM ले लेंगे + 20/100, तो यह हो जाएगा 100 इंटू 120/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे कहेगा एग्जाम में कि ए की सैलरी 20% बढ़ गई, ए की सैलरी बढ़ गई 20%, तो नई सैलरी क्या है। जब भी कहे कि ए की सैलरी 20% बढ़ गई तो नई सैलरी बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितनी भी सैलरी हो, यहाँ पे मान लीजिए 100 है, तो उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 120/100 कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगी, ए की नई सैलरी आ जाएगी तुरंत 120। इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 100 इंटू 120/100। अगर कहे कि 15% बढ़ गई या फिर 30% बढ़ गया, तो क्या करेंगे, जो भी सैलरी होगी, मान लो 100 है, तो डायरेक्ट हम करेंगे 130/100। वो क्यों आता है मैंने आपको समझा दिया है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट सैलरी निकाल सकते हैं। इसको हम आगे बार बार यूज़ करेंगे तो इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिजल्टेंट इस प्रकार से लिखा जा सके, इफ़ एनी रिजल्टेंट क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स R इक्वल्स टू A इंटू बी। इसका मतलब मैं समझा दूँ पहले जो लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी आयत का क्षेत्रफल है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जैसे आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको आयत का क्षेत्रफल, इसको अगर हम रिजल्टेंट मान लें तो ये दो चीज़ों के गुणनफल से आ रहा है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट से आ रहा है। जैसे लंबाई को अगर मान लो हम मान लेते हैं ए और चौड़ाई को मान लेते हैं बी, तो क्या हो रहा है, ए इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, दो चीज़ों के गुणनफल से आ रहा है। अगर इसमें कहे कि इफ़ देयर इज ए चेंज इन x% एंड y%, देन नेट रिजल्टेंट क्या होगा। अब अगर कहे कि लंबाई बढ़ गया x% और चौड़ाई बढ़ गया y%, चौड़ाई बढ़ गया y%, तो इसका क्षेत्रफल है जिसे हमने r माना है, अभी रिजल्टेंट मान लीजिए, इसमें कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, कितना % इसमें चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज, सी मतलब चेंज, या पूरा ही ले देते हैं, परसेंटेज चेंज इन r कितना हुआ, ये कैसे निकालेंगे, इसका हम डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता देते हैं। जैसे इस प्रकार से कभी भी कोई चीज़ लिखी हो
कि क्षेत्रफल इक्वल्स टू लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें ए परसेंट का ए लंबाई है, बी चौड़ाई है। अगर ए में x% बढ़ गया, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ना कि आयत की लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 20% बढ़ गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए उसकी लंबाई में x%, चौड़ाई में y% बढ़ गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो उसको निकालने का सीधा फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पे हमको फार्मूला जो होगा परसेंटेज चेंज इन रिजल्टेंट या फिर क्षेत्रफल में जो बदलाव होगा वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई एंड डिवाइड बाई 100। ये डायरेक्ट हो जाएगा। इससे हमको क्या निकल जाएगा, प्रतिशत चेंज मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आयत का लंबाई बढ़ गया 10%। एक क्या है, आयत है, और उस आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। उसका जो लंबाई था 10% वृद्धि हो गया, और जो चौड़ाई थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई परसेंटेज में वो निकालना है। क्षेत्रफल वृद्धि इन परसेंटेज, वो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32% का उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे सेम फार्मूले को हम सैलरी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और फिर 44% घट जाता है। तो देखिए जब बढ़ना और घटना आए तो साइन के साथ रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे दिया, बोला है कि आदमी, एक व्यक्ति है, किसी कर्मचारी है, उसका वेतन, जो उसका वेतन है पहले क्या होता है, उस वेतन में पहले 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% का क्या होता है, वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट। ठीक है, और फिर 44% का क्या हो जाता है, 44% घट जाता है। 44% क्या होता है, घट जाता है उसका वेतन। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का नेट चेंज हुआ। अब कह रहा है कि नेट चेंज बताओ कि उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज इन परसेंटेज इन सैलरी, मतलब उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत का नेट चेंज हुआ। तो देखो जो वृद्धि है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो घट जा रहा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने का सीधा तरीका है, इसको मान लीजिए x, ठीक है, और इसको मान लीजिए y, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। तो जब भी इस प्रकार से चेंज होगा तो निकालने का क्या तरीका है, आपको सीधे करना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। इसी फार्मूले से हमको लगा लेना है। तो उसकी सैलरी में पहले क्या हुआ था, पहले 50% का वृद्धि हुआ था, तो यहाँ पे कर दिया 50, और फिर 44% क्या हुआ था, घट गया था। तो इसको हम साइन के साथ रखेंगे, प्लस माइनस 44, फिर प्लस x इंटू वाई, एक्स हो गया यहाँ पे 50 एंड इंटू रखेंगे यहाँ पे इंटू माइनस 44, साइन के साथ रखेंगे, डिवाइड बाई 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो आंसर होगा डायरेक्ट आ जाएगा 6 माइनस 22, और ये आ जाएगा माइनस 16%। ये माइनस साइन का मतलब क्या है कि नेट जो चेंज हुआ 16% घट गया। माइनस का मतलब क्या है, 16% इसकी सैलरी घट गई। तो इसमें देखिए दोनों चीज़ दिया हुआ, 16% वृद्धि और 16% कमी। तो हम क्या करेंगे, टिक 16% कमी पे टिक करेंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है। ये तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इच्छा हो कि नहीं हम कन्वेंशनल मेथड से लगाएंगे, तो कन्वेंशनल से कैसे निकालेंगे, माना कि वेतन 100 रुपया है, माना वेतन 100 रुपया था, मान लेंगे कि हम वेतन क्या है 100 रुपये था उसका पहले, ठीक है, 100 था। ठीक है, अब 100 में 100 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 50% का वृद्धि हुआ। यहाँ पे लिखा है हमने 50% की वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था नया वेतन सीधे निकाल लेंगे, 50% की वृद्धि है तो 100 इंटू 50 बाई 100, यानी कि 50 रुपया बढ़ गया इसका। ठीक है, और इस 50 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो नया वेतन क्या हो गया इसका, नया वेतन हो गया, नया वेतन जो है ये 100 प्लस 50
यानी कि 150 हो गया, नया वेतन हो गया 150। अब कितने का इसमें कमी हुआ, 44% की कमी हुई, 44% की कमी हुई। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले इसका 44% निकालेंगे। कमी कितना हुआ, कमी निकालो, 150 इंटू 44/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 22×44 एंड ये हो गया 50 एंड 50 फिर काट दिया तो 3 टाइम चला गया और ये आ गया 66। तो 66 रुपये की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब 66 रुपये की कमी हो गई है तो क्या करेंगे, हम नए वेतन में से 66 घटाएंगे, नए वेतन में से 66 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 66। तो अब इसका वेतन कितना हो गया, अभी नया वेतन, एक और नया वेतन हो गया इसका, नया वेतन। तो नया वेतन जब 150 में से 66 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84। तो देखो इसका वेतन था पहले 100 रुपया, कितना था, 100 रुपया था, अभी कितना हो गया 84, अभी क्या हो गया 84 हो गया। तो कितना रुपया घट गया, 16 रुपये इसके वेतन घट गए। तो कितना नेट चेंज कितना हुआ, अगर हम देखें तो नेट चेंज या नेट परिवर्तन, नेट चेंज कितना हो गया, नेट परिवर्तन हो गया 100 माइनस 84, यानी कि 16 रुपये का इसमें नेट चेंज हो गया, कमी हो गई, 16 रुपये कम हो गए। तो कितना, पहले 100 था और अब इसकी वेतन कितनी हो गई, 84 हुई, तो 16 रुपये की कमी हो गई। तो कितने परसेंट की कमी हुई, परसेंटेज कमी कितनी हुई, तो परसेंटेज कमी कितना हो गया 16, पहले था 100 इंटू 100, तो 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो -16% इसकी क्या होगी, कमी होगी वेतन में। तो या तो ऐसे निकाल लें या तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट से जल्दी निकाल सकते हैं एग्जाम में, तो हम एग्जाम में यही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% का मूल्य ह्रास हुआ, एक वस्तु है उसके मूल्य में कितना परसेंट का ह्रास हुआ, तो 20% का मूल्य ह्रास हुआ। अब जब 20% का मूल्य ह्रास हुआ इसका मतलब क्या है कि 20% हर साल कम हो जा रहा है, 20% क्या हो रहा है, हर साल कम हो जा रहा है। और यदि वह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी तो इस समय उसका मूल्य 8,000 है, तो वास्तविक रूप से इसका मूल्य कितने रुपए में खरीदा गया था। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य x रुपया था, लेकिन 2 साल पहले, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 20% मूल्य ह्रास होता है यदि 2 वर्ष पहले खरीदा गया था ना, तो हम मान लेते हैं कि माना 2 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य x रुपया था, कितना था, x रुपया था। तो देखो हर साल 20% की कमी हो रही है, हर साल कितनी कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। अच्छा जब 20% की हर साल कमी हो रही है तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। अच्छा मान लो हर साल कितने की कमी हो रही है, 20% का हर साल क्या हो रहा है, कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है। तो जब 20% कमी हो रही है तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 100 माइनस 20, यानी कि 80% बचेगा हर साल, ठीक है, जब 20% की कमी हो जा रही है वस्तु की कीमत में। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर है, ये पहले साल हुआ, फर्स्ट ईयर में 20% की कमी हुई तो 80% बचा। फिर सेकेंड ईयर में फिर 20% की कमी हुई, 20% कमी हुआ तो बचा कितना, बचा आपका फिर 100 माइनस 20, यानी कि 80% बच गया, ठीक है। तो दिया हुआ है कि हमने मान लिया था पहले वस्तु की कीमत x रुपया थी, तो हर साल कितना 20% कमी और 80% बच रहा है, तो बचा हुआ कितना हो गया, देखो x इंटू 80% बचा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 80/100, ये पहले साल, और फिर उसका 80%, जैसे यहाँ पे जो भी बचेगा उसका 80%, फिर मतलब 20% फिर से ह्रास होगा, तो फिर से कितना बचेगा 80%, तो फिर से हम करेंगे 80/100, और ये कितना बच रहा है, मौके पर आज कितना है उसकी कीमत 8,000। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x = 12,500। मतलब 2 साल पहले वस्तु की कीमत 2 साल पहले कितनी थी, 12,500 थी, उसमें से 20% कमी हुआ, फिर 20% कमी हुआ 2 बार, तो बचा था कितना 8,000। तो 2 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी, 2 साल पहले इसकी कीमत थी 12,500। यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कभी भी
अगर मान लीजिए किसी का वेतन कहे 100 रुपया, किसी का वेतन कहे 100 रुपया है, मान लीजिए किसी का वेतन 100 रुपया है, 100 रुपया है। अगर कोई कहे कि इसमें 10% वृद्धि हुआ, 10% क्या हुआ, वृद्धि हुआ, फिर 20% वृद्धि हुआ, तो नया वेतन क्या है, तो नया वेतन क्या है, तो नया वेतन क्या है। तो इसको हम लंबा लगाने के बजाय, चूंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम डायरेक्ट नया वेतन कैसे निकालेंगे, तो नया वेतन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमको डायरेक्ट एक ही बार में करना है। 100 इंटू 10% की वृद्धि, तो इंटू क्या करेंगे 110/100, और फिर 20% की वृद्धि लगातार हो रही है, तो क्या करेंगे 120/100, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी कहे कि अगर मान लीजिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था, एक्स था, तो पहले 20% की कमी, तो 80% बचा, फिर उसका 80%, जो नया, जैसे मान लो यहाँ पे था एक्स, तो एक्स का 80%, और एक्स का 80% जो बचा उसका फिर 80%, तो एक्स का 80%, फिर उसका 80%, वही बचा था 8000। तो एक्स की वैल्यू निकाल दी 2 साल पहले वाली की 12500। इसी प्रकार से अगर किसी का वेतन 100 रुपया है और पहले 10 साल बढ़ा, 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो नया वेतन क्या होगा, तो नया वेतन हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, यहीं पे कर लेंगे। 100 रुपया था तो 10 मतलब 110, 1.1/100, फिर 120/100। ये कैसे आता हो, सबसे पहले ऊपर मैंने यही बताया था आपको कि डायरेक्ट हम कर लेते हैं 110/100 या फिर 120/100, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आता है, नया वेतन आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका नया वेतन आ जाएगा, न्यू सैलरी। तो इस प्रकार से आप जल्दी निकाल सकते हैं और एग्ज़ाम में आपका समय भी बच जाएगा। बाकी कन्वेंशनल तरीका जो है वो भी मैंने बताया हुआ है आपको। अब आइए देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन है, अब देखिए कितना जल्दी लग जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको समय भी बचाना होता है। जैसे दिया हुआ है कि अधिकतम वेतन के लिए, जैसे आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई, सपोज आपकी कंपनी में किसी कंपनी में जॉब लग गई, तो अधिकतम वेतन के लिए उसके पास वेतन वृद्धि का 2 विकल्प दिया गया। ये कहा गया कि आपकी जॉब तो लग गई है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। आपको एक सेलेक्ट करना है कि आपका तनख्वाह हर तिमाही पर 10% बढ़ जाए, या फिर साल में एक बार 40% बढ़ जाए। अब दोनों में से आपको कौन सा, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप वही सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका फ़ायदा हो। तो फ़ायदा कैसे देखेंगे उसको देखते हैं। अब कह रहा है कि हर तिमाही 10% की वृद्धि होगी, हर तिमाही 10% की वृद्धि होगी, या फिर साल में एक बार 40% की वृद्धि होगी। तो दोनों में से किस में ज़्यादा फायदा होता है, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। कह रहा है दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको चुनना है। तो देखो ये कह रहा है पहले हम ऑप्शन ए पकड़ते हैं, पहले ऑप्शन ए पकड़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हर तिमाही 10% की वृद्धि होगी, तो एक साल में कितनी तिमाही होगी, एक साल में होता है 12 माह, ठीक है। एक साल में 1 ईयर में होगा आपका 12 मंथ। तो तिमाही कितनी हो जाएगी, तो तिमाही मतलब 3 माह का, तो तिमाही इसका क्या हो जाएगा 12/3। तिमाही मतलब 3 महीने का होता, तो हो जाएगा 4 तिमाही। एक साल में कितनी तिमाही होगी, 4 तिमाही होगी। तो एक तिमाही पे 10% बढ़ेगा, तो 4 तिमाही पे 10% 4 बार बढ़ेगा, ठीक है। मतलब 4 बार आपका 10% वेतन बढ़ेगा एक साल में, ठीक है। तो आपका वेतन कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए आपका वेतन था 100 रुपया, 4 तिमाही होगी, मान लीजिए आपका वेतन मतलब 4 बार आपका वेतन बढ़ेगा, मतलब पहले 3 महीने पे 10%, 4 तिमाही मतलब 4 बार आपका 10% साल में 4 बार आपका 10% बढ़ेगा। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इस प्रकार से जब वेतन बढ़ना कहे कि 10% लगातार बढ़ रहा है, तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। तो माना आपका वेतन 100 रुपया है, माना वेतन 100 रुपया है, माना आपका वेतन क्या है 100 रुपये है, RS 100 है, तो 4 बार वेतन बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 110। बताया था ना, जब भी किसी का वेतन इस प्रकार से बढ़े तो हम क्या करेंगे 110 कर लेंगे। तो 100 इंटू 110/100 इंटू, फिर दूसरी बार 110/100, फिर तीसरी बार 110/100, फिर चौथी बार 110/100। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 146.41। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 146.41। ये आपका क्या हो जाएगा, नया वेतन हो जाएगा साल के अंत में। मतलब साल में 4 बार वेतन बढ़ेगा, ये पहली तिमाही पे, ये दूसरी तिमाही पे, ये तीसरी तिमाही पे, और ये चौथी तिमाही पे। और जब 4 बार बढ़ेगा तो आपका फाइनल सैलरी क्या हो जाएगा 146.41, ठीक है। अब ये हो गया। अब ऑप्शन बी आपके पास है कि साल में एक बार 40% की वृद्धि हो जाए, ये तो था ऑप्शन 1।
जो ऑप्शन 1 को जो आपने चेक किया तो साल के अंत में आपकी सैलरी हो गई 146 रुपये। अब ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं कि आपका सिर्फ साल के एक बार वार्षिक है, साल वेतन में वृद्धि, हर साल वेतन वृद्धि 40%। तो मान लीजिए आपका वेतन था 100 रुपया, वेतन था 100 रुपया, 100 रुपया। अब जब भी बताया था कि इस प्रकार से बोले कि 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो कन्वेंशनल मेथड है उससे आप निकालते रहना, मैं आपको शॉर्टकट से बता दे रहा हूँ। तो नया वेतन क्या होगा, नया वेतन क्या होगा, तो नया वेतन जो होगा डायरेक्ट आपको करना है 100 इंटू 140/100 और आपका वेतन आ जाएगा 140 रुपया। तो देखो जब साल में एक बार बढ़ेगा 40% तब आपका वेतन होगा 140 रुपया, और जब साल में 4 बार बढ़ेगा 10% मतलब हर तिमाही पे, तब आपका वेतन होगा 146 रुपये। तो किस में फ़ायदा हो रहा है, 146 में फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर 6 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 रुपये का कम इंक्रीमेंट है। तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, ये जो 6 रुपये ज़्यादा सेलेक्ट करोगे, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपको फ़ायदा होगा कि हर तिमाही पे आपका 10% वेतन बढ़ जाए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, इसको आप कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट में मेंशन करिएगा, फिर मैं आपको बाद में नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कन्वेंशनल मेथड से कैसे करते हैं। कह रहा है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा, बाद में 54% घट गया। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है ये। तो किसी कर्मचारी का वेतन है, मान लो कि कर्मचारी है, ठीक है, कर्मचारी है, उसका वेतन, जो कर्मचारी है उसका जो वेतन है, उसके वेतन में पहले क्या हो रहा है, 50% की वृद्धि है। 50% क्या वृद्धि है। तो जब वृद्धि है तो कैसे पकड़ेंगे, +50। और फिर कह रहा है कि 54% की कमी है, 54% की क्या है, कमी है, तो उसे माइनस के साथ रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके वेतन में कुल परिवर्तन क्या हुआ, तो शॉर्टकट से डायरेक्ट करते, जब भी मैंने बताया था इस प्रकार से क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, और इसको मान लेंगे y। हमने बताया था जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो इसका शॉर्टकट होता है x + y + xy/100। इस प्रकार से हम इसको करते हैं, लेकिन साइन के साथ लेंगे, वृद्धि मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x हो गया 50, y हो गया प्लस के साथ, फिर यहाँ माइनस साइन, -54, एंड फिर प्लस x इंटू वाई मतलब 50 इंटू -54 डिवाइड बाई 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा -31%, -31%। ये माइनस का मतलब मैंने बताया था क्या, कमी, तो -31% क्या नेट चेंज है, तो -31% की कमी होगी उसके वेतन में। ये तो था आपका शॉर्टकट से करने का तरीका। अगर कोई करना चाहता है लॉन्ग कट से तो वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब कन्वेंशनल मेथड से। जैसे मान लो उसका वेतन, आदमी का वेतन पहले 100 रुपया था, वेतन आदमी का कितना था, 100 रुपया था, वेतन आदमी का था 100 रुपया। कह रहा 50% की वृद्धि हुई, तो नया वेतन क्या हो गया, मैंने शॉर्टकट बताया इसका। नया वेतन क्या करेंगे, इसका नया वेतन हो जाएगा 100 इंटू 150/100, 150/100। तो क्या हो जाएगा 150, नया वेतन कितना हो गया 150। फिर कह रहा है कि 54% की कमी हुई, जब 54% की कमी हुई तो नया वेतन फिर निकालो यहाँ पे, इसमें 54% की कमी, तो फिर नया वेतन क्या हो जाएगा, अच्छा जब नया वेतन निकालेंगे तो क्या है, 54% की कमी है तो बचेगा कितना, नया वेतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 54% की कमी है तो बचेगा कितना, तो बचेगा 100 माइनस 54 यानी 54। तो नया वेतन बचेगा कितना इसके पास 46, तो हमको क्या करना पड़ेगा 150 का 46 निकालना पड़ेगा। तो नया वेतन क्या हो जाएगा 150 इंटू 146/100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे, करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 50 से कट किया, इसको 2 से कट किया, और फिर इसको 2 से यहाँ कट किया, 2 से बन जाए 40, 14 एंड 2 3 6, 73 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 एंड 7 इंटू 3 3
21 नया वेतन, कुछ इसमें कैलकुलेशन एरर हो रहा है। 50 से कट किया, 53 जा 150 एंड ये 52 जा वो हो गया, फिर 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6 और ये हो गया 3 3 जा 9 एंड सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन। एक सेकंड में इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लेते हैं। जो नया वेतन निकलेगा यहाँ पे 146 नहीं करेंगे, क्योंकि 100 माइनस 54 किया तो 46% बचा है। कितना बचा है? 46% बचा है। तो ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम नया वेतन यहाँ पे कर लेंगे डायरेक्ट। आपका नया वेतन हो गया यहाँ पे 150 बचा था, तो 150 इंटू 46/100 करेंगे, 46/100 करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 53 जा 150, 50 से काटे तो 53 जा 150 एंड 52 जा 100, 2 से इसको कट गया, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 23 इंटू 3 कितना हो गया? 69। तो नया वेतन कितना हो गया? 69 हो गया। तो देखिए पहले इसका वेतन था 100 रुपया और अभी इसका वेतन हो गया 69, क्योंकि कितना बच रहा है यहाँ पर देखो आप, कह रहा है कि 54% की कमी है। 54% की कमी मतलब बचेगा कितना उसकी तनख्वाह? तो 46% ही तो बचेगी। तो हम इसको नया वेतन जो यहाँ पे निकाले थे 150 का हम कितना निकालेंगे? 46%। 150 का कितना निकालेंगे? 46%। तो वही 150 का 46% जब निकालेंगे तो आ जाएगा 69। तो पहले वेतन था इसका 100 और अभी हो गया 69, तो कितने की कमी हो गई? तो 100 माइनस 69 करेंगे जब, तो बचेगा 31 रुपये की क्या हो रही? कमी हो रही है। 31 रुपये की कमी हो रही है। जब 31 की कमी हो रही है तो इसको परसेंटेज पे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 31% आएगा। तो 31% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इतना लंबा तरीका यूज करने के बजाय आप डायरेक्ट करेंगे। जब भी इस प्रकार से ये आए कि किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 50% की वृद्धि हो रही है, फिर 54% की कमी हो रही है, तो डायरेक्ट आप कर लेंगे क्या? x प्लस वाई प्लस XY/100, तो वही 50 साइन के साथ रखो और सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट अगर माइनस आया तो कमी और प्लस आया तो वृद्धि। इस प्रकार से हम डायरेक्ट उसको कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर कोई रेक्टेंगल है उसके इन साइड्स में 20% और 10% का चेंज हो तो उसके एरिया में कितना चेंज हुआ? जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? मैंने पहले बताया था। मान लीजिए A इंटू बी, उसका साइड है A इंटू बी। एक रेक्टेंगल है, उसका साइड है A और B। अब कह रहा है कि A में 20% वृद्धि हो गई, मतलब A बढ़ गया इतना, ठीक है, और B भी बढ़ गया 10%। मतलब पहले जो रेक्टेंगल था वो यहाँ तक था, यहाँ तक था, मान लो ये पहले था रेक्टेंगल। अब इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में जो है 10% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 10% चौड़ाई बढ़ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया ये आपको कह रहा है। इसका यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई तो इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव आया? तो हमने डायरेक्ट कहा था कि जब भी आए तो इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो इसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव हुआ? तो डायरेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे? x प्लस यहाँ पे लिख लीजिए परसेंटेज चेंज, परसेंटेज c मतलब चेंज इन एरिया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर किसी आयत के उसकी भुजाओं में 20% और 10% की वृद्धि हो गई तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा? तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो x कितना है? पहले 20% बढ़ गया एक, फिर 10% बढ़ा है और फिर प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 32% का उसके एरिया में चेंज आएगा। डायरेक्ट इस यहाँ से हम इसको कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया। कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% और एंड ब्रेथ मतलब चौड़ाई 10% से घट गया तो उसके एरिया में कितना चेंज हुआ? चेंज इन एरिया बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या था, इसका जो लंबाई है, लंबाई में कितनी वृद्धि हुई? प्लस 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, ठीक है। मतलब लेंथ, उसका जो लेंथ था बढ़ गया, ठीक है। और जो चौड़ाई है, जो ब्रेड्थ है, उसमें 10% की कमी है। चौड़ाई में कितने की कमी है? -10% कमी है ना। तो कमी को हम कैसे करेंगे? माइनस साइन के साथ लगेंगे। तो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ, कितना परसेंट उसके एरिया में चेंज हो गया? परसेंटेज चेंज इन एरिया।
तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला x प्लस वाई 20 प्लस, चूँकि चौड़ाई में कमी हो रही है तो माइनस के साथ रखेंगे, -10 प्लस 20 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 एंड प्लस यहाँ पे देखो बचेगा 2, तो 12% का उसके एरिया में क्या होगा, बदलाव होगा। 12% क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस आया ना तो बढ़ जाएगा। नेट चेंज कितना होगा, 12% उसका एरिया बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 छक्के और 5 बाउंड्री, सॉरी 11 छक्के और 5 बाउंड्री मतलब 5 चौके सहित विराट ने 150 रन बनाए। कितने रन बना दिए विराट ने, 150 रन बना दिए। तो छक्के लगाने के बाद उसके स्कोर का प्रतिशत क्या है, मतलब बोला छक्के से जो रन बने, छक्के से जो उसके रन बने उसको कुल स्कोर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कुल स्कोर कितना है इसका, कुल स्कोर है विराट का 150, कुल स्कोर विराट का है 150, जो कुल स्कोर है विराट का कितना है 150। अब कह रहा है कि 11 छक्के लगे हैं, कितने बाउंड्रीज लगे हैं, 11 6 लगे हैं, 11 6 लगे हैं। नंबर छक्कों की संख्या अगर कहें, छक्कों की संख्या 11 है। तो छक्कों का स्कोर कितना हो जाएगा, स्कोर अगर हम छक्कों का स्कोर निकालें तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 6 यानी कि 66। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 66 जो रन है वो 6 की सहायता से बने, किसकी सहायता से, 6 की सहायता से। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो निकालिए परसेंटेज स्कोर बाई 6, मतलब 6 की सहायता से जो स्कोर बना उसका प्रतिशत कितना है। तो क्या करेंगे, 66/150 इंटू 100 कर देंगे। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, आइए देखते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस। तो जो किसी भी चीज़ को खरीदने की जो लागत होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और दूसरा होगा सेलिंग प्राइस, तो उसके जो बेचने का प्राइस होगा वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो दो चीज़ें होंगी। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा फिर, प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। इसे शॉर्ट में मैं एसपी लिखूंगा बार बार, सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी लिखूंगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो जब भी प्रॉफिट होगा इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर क्या है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कितने प्रतिशत का आपको फ़ायदा हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट की जब बात करेगा, परसेंटेज प्रॉफिट का जब बात करें तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जितने आप खरीदे हो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इससे क्या आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कहे परसेंटेज लॉस, या फिर पहले देखते हैं लॉस क्या होगा। लॉस का मतलब ये है कि जो आपका लागत मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस का मतलब क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस को हम पहले लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है आपका माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तभी तो लॉस होगा आपको, खरीदने का लागत ज़्यादा था, बेचने का लागत कम था। अब कहेंगे यार परसेंटेज लॉस बताओ, परसेंटेज लॉस, तो इसको कैसे करोगे, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसमें क्या मिलेगा, परसेंटेज लॉस मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस नीचे ही रहेगा, बेस में हमेशा कौन रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट में SI कहेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे मैं S.I मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने किसी को 1000 रुपया दिया, मान लो आपने किसी को कितना दिया, 1000 रुपये दिया,
1000 रुपये आपने दिए, और यह हुआ कि वो आदमी आपको हर साल इस पर 10% का क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, INTEREST मिलेगा हर साल 10%। तो जब 10% का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल पर ईयर, तो पहले साल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, फर्स्ट ईयर में जो आपका इंटरेस्ट हो गया कितना हो गया, वो हो गया आपका 1000 इंटू 10/100, तो मतलब कितना हो गया आपका 100 रुपये। कितना आपका हो गया इंटरेस्ट, 100 रुपये हो गया इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट हो गया 100 रुपया। अब दूसरे साल कितना इंटरेस्ट हो गया, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर फिर से आपका क्या पकड़ेगा, सेकेंड ईयर आपका फिर से 1000 ही पकड़ेगा, 1000 ही पकड़ेगा, और इस पर फिर से 10% निकालेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 100 रुपया। तो मतलब हर साल आपको 100 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट बदलेगा नहीं। ये 100 क्या था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। ये क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट। इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देगा, लेकिन सिर्फ 1000 रुपये पे देगा। किस पे देगा, 1000 पे देगा। प्रिंसिपल आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। मतलब पहले साल 1000 रुपये आपने दिया तो उस पर 10% का इंटरेस्ट मिला तो 100 रुपये हुआ, फिर दूसरे साल फिर 1000 पकड़ रहा है, उस पर 100 रुपया दे रहा है। मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट बदल नहीं रहा है, और इंटरेस्ट उसमें हर साल उसी 1000 पे लगेगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या होता, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो जब पहले साल आपने 1000 रुपया दिया, उस पर इंटरेस्ट आया 10,000, तो ये प्रिंसिपल बदल जाता। क्या होता, प्रिंसिपल बदल जाता। जैसे मान लो आपने 1000 रुपया दिया और इस पर 10% इंटरेस्ट पहले साल ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 1000 इंटू 10/100, यानी कि हो गया 1000 प्लस 100 रुपया, ये हो गया 1100 रुपया। तो आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट बदल गया। ये क्या हो गया, नया प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया, न्यू प्रिंसिपल हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में न्यू प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब जब इस पे जब दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा, तो वो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वो 1100 पर लगेगा। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा किस पे लगेगा, 1100 गुणे 10/100। तो ये आपका नया फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल क्या बदलता है, प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदल जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। पहले साल प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था, तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बदलता नहीं है, उसी पे इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, और हमको क्या मिलता है, नया प्रिंसिपल मिलता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टर्म ऑफ पीरियड। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका प्रिंसिपल होगा PRIN, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा P इंटू R इंटू T। थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है, वेट करेंगे 2-4 सेकेंड, अभी सही हो जाएगा। सिस्टम एरर होने की वजह से आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा।